नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एक गाने के कॉपीराइट की शिकायत पर बेंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर खातों को अस्थायी तौर पर बंद करने का आदेश दिया है। आरोप है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो में फिल्म KGF 2 का गाना लगाया गया था। इसी को लेकर म्यूजिक फर्म ने पार्टी के खिलाफ कॉपीराइट का मामला दर्ज कराया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने फैसला दिया कि KGF 2 के गाने की कॉपीराइट के उल्लंघन और उसके अवैध इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाए। लाइव लॉ के मुताबिक MRT म्यूजिक ने कोर्ट में एक CD चलाकर भी दिखाई, जिसमें एक तरफ ओरिजिनल कॉपीराइट वाले काम को दिखाया गया और उसके साथ उसकी नकल करके बनाई गई सामग्री को भी रखा गया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त सिटी सिविल जज लता कुमारी M ने उस मामले में आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी, ट्विटर इंक और अशोक कुमार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण को बरकरार रखा है। CJI UU ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। बेंच में CJI के अलावा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला शामिल हैं। इस मामले में एक हफ्ते तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने EWS आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया, जबकि CJI UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने इसके विरोध में फैसला सुनाया। सरकार ने 103वां संविधान संशोधन करके आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भर्ती में 10% का आरक्षण दिया था। इस संविधान संशोधन को तमाम याचिकाओं के जरिए अदालत में चुनौती दी गई थी। आर्थिक आधार पर आरक्षण पर फैसला सुनाने वाली बेंच में मुख्य न्यायाधीश UU ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण दिए जाने के फैसले पर असहमति जताई। आरक्षण के खिलाफ फैसला देने वाले जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा, 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से निषिद्ध भेदभाव को बढ़ावा देता है। ये समानता पर गहरा आघात है। आरक्षण के लिए तय 50% की सीमा में दखल विभाजन को बढ़ाएगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस UU ललित भी इस राय से सहमत दिखे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI UU ललित और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट ने अपने असहमति वाले फैसले में कहा कि आर्थिक आधारों पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं है। हालांकि SC ST OBC के गरीबों को इस आधार पर कि उन्हें लाभ मिला है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करना गलत है और 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से वैसा भेदभाव करता है जो संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान बाहर रखने की अनुमति नहीं देता है और ये संशोधन सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर करता है और इस तरह बुनियादी ढांचे को भी। ये संशोधन हमारे सामने भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है कि सामाजिक और पिछड़े वर्ग का लाभ पाने वाले कहीं बेहतर स्थिति में हैं। बता दें, भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण प्राप्त है। EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दलित नेता उदित राज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इंदिरा साहनी मामले को दरकिनार कर दिया है। उदित राज ने ट्वीट कर कहा, EWS आरक्षण की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने U-टर्न मान लिया कि 50% की सीमा संवैधानिक वैधता नहीं है, लेकिन जब भी ST SC OBC को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता रहा। उन्होंने कहा कि मैं गरीब सवर्णों के आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूं, बल्कि उस मानसिकता का हूं कि जब जब SC ST OBC का मामला आया तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% सीमा पार नहीं की जा सकती। EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी नेता बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं। इसको लेकर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था को वैध करार देने का निर्णय अभिनंदनीय है। ये युगांतकारी निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निर्धन कल्याण और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पर संवैधानिक मोहर है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने अनारक्षित वर्गों के लिए EWS आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा। PM मोदी के गरीब कल्याण विजन को इसका बड़ा श्रेय जाता है। ये सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। राज्यसभा सांसद और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, RJD ने EWS कोटा के तहत 10% आरक्षण के विरोध में संसद के दोनों सदनों में मतदान किया था। RJD अब किस मुंह से सवर्णों से वोट मांगने जाएगी। EWS यानी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक दलों और विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने फैसले का विरोध करते हुए इस पर कानूनी राय लेना शुरू कर दिया है। स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले को सामाजिक न्याय की सदियों पुरानी लड़ाई के लिए झटका करार देते हुए कहा वो कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे ताकि अगली कार्रवाई पर विचार किया जा सके। स्टालिन ने तमिलनाडु के राजनीतिक दलों और समान विचारधारा वाले संगठनों को एक साथ आने का भी आह्वान किया। स्टालिन ने कहा कि हमें उन लोगों को याद रखना होगा कि जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए आरक्षण के लिए संविधान में पहला संशोधन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार इस मामले में एक पक्ष थी और उसने सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं देने का निर्णय लिया था। कांग्रेस ने ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने 2005-06 में यह प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके कारण 103वां संविधान संशोधन हुआ। इसके साथ ही सिंघो आयोग गठित हुआ। आयोग ने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद व्यापक विचार विमर्श किया गया और 2014 तक विधेयक तैयार हो गया था। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने उस विधेयक को लागू करने में 5 साल लगा दिए। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2012 तक पूरी हो गई थी, जब मैं खुद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री था। मोदी सरकार ने उस पर अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जाति जनगणना का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है और इसे शुरू करने की मांग करती है। बता दें, कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग रणनीतिक है। बिहार में इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी के तेजस्वी यादव पहल कर चुके हैं। अधिकांश विपक्षी दल जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। जाति जनगणना से हर जाति की सामाजिक, आर्थिक तस्वीर सामने आएगी और तब आरक्षण को नए तरीके से परिभाषित किया जाए। ऐसे में सवर्ण जातियां घाटे में रहेंगी, क्योंकि देश में अनुसूचित, पिछड़ी, आदिवासी लोगों की जातियों की आबादी सबसे ज्यादा है। केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के बीच अब सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। सीपीएम इस लड़ाई को जनता के बीच ले गई है और उसने 15 नवंबर को राजभवन तक मार्च निकालने की घोषणा कर दी है। इस पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, वो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं उन्हें जानता हूं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को सत्तारूढ़ सीपीएम नेताओं को चेतावनी दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो उन पर हमला करें। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आगे बढ़ो और समस्याएं पैदा करो। अगर तुम में हिम्मत है तो राजभवन में घुस जाओ और सड़क पर मुझ पर हमला करो। सीएम वाले अभी नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो कौन है। बता दें, केरल में राज्य सरकार और गवर्नर के बीच लंबे समय से रस्साकशी चल रही है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों की भूमिकाओं पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन केरल में हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज 2 समाचार चैनलों पर भड़क गए और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर जाने के लिए कहा। राज्यपाल ने गुस्से में कैराली न्यूज और मीडिया वन चैनलों के पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह छोड़कर जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो इन दोनों चैनलों से बात नहीं करेंगे और अगर ये दोनों चैनल यहाँ मौजूद रहेंगे तो वो किसी से भी बात नहीं करेंगे और वापस चले जाएंगे। केरल के राज्यपाल ने कहा कि मैं मीडिया को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, मैं हमेशा मीडिया को जवाब देता हूँ, लेकिन अब मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने मीडिया का मुखौटा पहना हुआ है। वे असल में पार्टी के काडर हैं। अगर उनमें से यहाँ कोई है तो मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ से चले जाएं। राज्यपाल ने मीडिया वन के एक पत्रकार से कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, गेट आउट, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, प्लीज आप यहां से चले जाइए। कॉमेडियन वीरदास के शो को हिंदू संगठन रद्द कराने पर अड़ गया है। ये शो 10 नवंबर को बेंगलुरु में होना है। हिंदू जनजागृति समिति ने सोमवार को दावा किया कि कॉमेडियन वीरदास का शो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। सबू ने बेंगलुरु पुलिस को लिखा, ऐसे विवादास्पद व्यक्ति को बेंगलुरु जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देना सही नहीं। जब कर्नाटक पहले से ही सांप्रदायिक घटनाओं के कारण कानून व्यवस्था की समस्याओं का सामना कर रहा है, तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ती है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हम इस कार्यक्रम को तुरंत रद्द करने की मांग करते हैं। इस हिंदू संगठन ने पिछले साल नवंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शो में वीरदास की विवादास्पद 2 इंडियाज का भी उल्लेख किया। इससे पहले उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में महिलाओं, हमारे प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे। ये इस संगठन ने कहा। उसने कहा कि देश को बदनाम किया गया। हिंदू संगठन के मुताबिक वीरदास ने कहा था, भारत में हम दिन में महिलाओं की पूजा करते हैं और रात में उनका रेप करते हैं। वीरदास के इस बयान पर मुंबई और दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। ये एक गंभीर अपराध है। समाजवादी पार्टी के नेता और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाण पत्र में गड़बड़ी के बाद उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित किया गया था।
बता दें, हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने के कारण अयोग्य घोषित किया था। विधायक का चुनाव लड़ते समय व्यक्ति की उम्र 25 साल होनी चाहिए। दिल्ली में नई शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा अब सीबीआई के गवाह बनने जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के करीबी रहे अरोड़ा को हाल ही में इस केस से अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसका सीबीआई ने विरोध नहीं किया था और आज सीबीआई ने दिल्ली की अदालत में एक याचिका दायर कर कहा कि दिनेश अरोड़ा सिसोदिया के खिलाफ मामले में उनके गवाह होंगे। सीबीआई ने कहा कि व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अवैध खनन के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवैध खनन के मामले में दायर याचिकाओं को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये याचिकाएं सुने जाने के योग्य नहीं है। सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्यमेव जयते कहा है। बता दें, हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जून 2021 में अपने ही नाम खदान का पट्टा आवंटित कर लिया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को आज महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है। नांदेड़ जिले के देगलूर में इसका महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता स्वागत करेंगे। कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सफर तय करते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगी। यात्रा कुल 3570 किलोमीटर की है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे दल के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में यह यात्रा 14 दिन तक रहेगी। यात्रा 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों को कवर करेगी और राज्य में 381 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का शामिल होना उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करेगा। बता दें, पवार को हाल ही में बुखार और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एनसीपी प्रमुख ने शनिवार को डॉक्टरों के साथ मुंबई से शिरडी के लिए उड़ान भरी और पार्टी सम्मेलन को भी संक्षेप में संबोधित किया। रविवार शाम को नांदेड़ में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, शरद पवार के कार्यक्रमों में बदलाव प्रतीत होता है। मुझे पता चला है कि वो 10 नवंबर को यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करेगा। गुजरात हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने मोरबी में हुए पुल हादसे के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को और राज्य के मानवाधिकार आयोग को नोटिस भी जारी किया है। सोमवार को दीपावली की छुट्टियों के बाद जब अदालत खुली तो अदालत ने इस मामले को देखा और राज्य सरकार से 14 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। स्टेटस रिपोर्ट में राज्य सरकार को बताना होगा कि उसने अब तक इस हादसे को लेकर क्या क्या कार्रवाई की है। मोरबी जिले में 30 अक्टूबर की शाम को हुए हादसे में कम से कम 140 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में 31 अक्टूबर को छपी खबर को पढ़ने के बाद उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया। इस मामले में अदालत में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। दिल्ली के छावला में साल 2012 में 19 साल की लड़की का अपहरण और गैंगरेप के मामले में दोषी ठहराए गए तीनों अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। इससे पहले इनको निचली अदालतों ने दोषी ठहराया था और फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया था। बता दें, मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाली 19 साल की लड़की दिल्ली के छावला स्थित कुतुब विहार में रहती थी। 9 फरवरी 2012 की रात नौकरी से लौटते वक्त 3 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद 14 फरवरी को लड़की का शव बहुत बुरी हालत में हरियाणा के रेवाड़ी के खेत में मिला था। कथित तौर पर इस लड़की का गैंगरेप किया गया, उसे बुरी तरह पीटा गया। लड़की के शरीर पर सिगरेट और गर्म लोहे से दागने के निशान थे। इतना ही नहीं, लड़की के चेहरे और आंख पे तेजाब डाला गया था। अमेरिका में आगामी मध्यावधि चुनाव के लिए आज प्रचार थम गया है। ये चुनाव बाइडेन के लिए अहम है और उनके रिपोर्ट कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए इस चुनाव के लिए अपनी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों के लिए ट्रंप प्रचार कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक्स के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए रविवार को बाइडेन न्यूयॉर्क में नजर आए। उन्होंने अपनी पार्टी की नेता कैथी होचुल के समर्थन में न्यूयॉर्क में एक रैली की। बता दें, बीते कुछ समय से न्यूयॉर्क में गवर्नर पद की रेस काफी चुनौतीपूर्ण है, जबकि न्यूयॉर्क को मूलतः डेमोक्रेटिक सीट माना जाता है। बाइडेन ने भी इस रैली में कहा कि अगर इस सीट पर रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई तो इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी रैली के दौरान संकेत दिए कि वो फिर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।
मालूम हो कि अमेरिका में हर 2 साल में मध्यावधि चुनाव होते हैं। इसमें हाउस की सभी सीटों और सीनेट की 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। ये चुनाव काफ़ी अहम होते हैं क्योंकि अगर इसमें राष्ट्रपति की पार्टी नहीं जीतती है तो उसको कानून पास कराने में विपक्षी दल रोड़ा लगाता है, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस के पास कानूनों को रोकने और पास करने की ताकत होती है। पाकिस्तान में पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। पीटीआई ने कहा कि वो बुधवार को इस लॉन्ग मार्च को फिर से शुरू करेंगे। पूर्व मंत्री और पीटीआई के नेता चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। अब इस मार्च का नेतृत्व पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी करेंगे। बता दें, इमरान के पैर में गोलियां लगने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके कारण अब इमरान ने नेतृत्व के लिए शाह महमूद कुरैशी का नाम आगे किया है। वजीराबाद में जिस जगह इमरान खान पर हमला हुआ था वहीं से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।